गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का 23rd चैप्टर यानी कि 23वां पाठ सार लेखन पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का कक्षा 6 का है ये सार लेखन। सार लेखन क्या होता है बच्चों? सार लेखन से अर्थ है, से तात्पर्य है कि किसी भी गद्य खंड को पढ़कर, किसी गद्य खंड को पढ़कर या किसी पैरा को पढ़कर उसकी महत्वपूर्ण या मुख्य बातों को इस प्रकार से लिखना कि उस गद्य खंड का सारा भाव हमें पता चल जाए, सारा भाव उसमें आ जाए, वो ही सार लेखन होता है। सार लेखन बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, सार प्लस लेखन। सार का अर्थ क्या है? सार का मतलब क्या है? सार का मतलब है कि ठोस या महत्वपूर्ण या मुख्य बातें। ओके, सार का मतलब महत्वपूर्ण, ठोस या मुख्य बातें। लेखन का मतलब, लेखन का तात्पर्य है लिखना। तो अब इन दो शब्दों के जोड़ से, योग से बन के क्या बना ये बात कि महत्वपूर्ण बातों को लिखना। सार लेखन का अर्थ या तात्पर्य क्या निकला कि महत्वपूर्ण या ठोस या मुख्य बातों को लिखना ही सार लेखन होता है। आइए बच्चों, अब हम इसकी शाब्दिक परिभाषा पढ़ते हैं। लुक एट द बोर्ड। सार लेखन का शाब्दिक अर्थ है, सार लेखन यह दो शब्दों के योग यानी जोड़ने से, यह दो शब्दों के जोड़ने से बना है। सार प्लस लेखन, देखो सार प्लस लेखन, इन दो शब्दों के जुड़ने से तो बनना है सार लेखन, कि जो है ये दो शब्दों के योग से बना है। योग माने तो जोड़ना। सार प्लस लेखन, सार का अर्थ क्या होता है बता रहे कि सार का अर्थ होता है ठोस अथवा महत्वपूर्ण, अथवा कह सकते हैं मुख्य, इंपॉर्टेंट। ओके, और लेखन का तात्पर्य मतलब अर्थ या मतलब क्या है? लिखना, राइट करना। तो इस प्रकार से सार लेखन का क्या शाब्दिक अर्थ है कि किसी खंड के या गद्य के पहरा के महत्वपूर्ण तथ्य को लिखना। किसी भी पहरा के, लाइनों के, खंड के, गद्य खंड के मुख्य बातों को या महत्वपूर्ण बातों को लिखना ही सार लेखन होता है। परिभाषा देखते हैं बच्चों इसकी कि किसी अंश अथवा रचना का मूल भाव, जो केंद्रीय सेंट्रल आइडिया है, जो उसका, जो उसकी समरी है, जो मेन ठोस महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं कि किसी अंश यानी कि गद्य खंड का या पहरा का अथवा रचना का, कोई भी रचना है ना, चाहे कविता है, कहानी है, निबंध, कुछ भी है, रचना है। रचना माने कोई लिखी हुई ऐसी चीज, जैसे निबंध, कविता और कहानी, ये सब रचनाएं कहलाएंगी। तो किसी अंश यानी कि गद्य खंड अथवा रचना का मूल भाव अथवा केंद्रीय विचार प्रस्तुत करना। केंद्रीय मतलब मेन बात क्या कही गई है, सेंट्रल आइडिया क्या है, बीच में मेन किस पे जोर दिया जा रहा है, तो केंद्रीय भाव या विचार प्रस्तुत करना सार लेखन या संक्षेपण कहलाते हैं। संक्षेपण क्या है कहलाता है? संक्षेपण माने भी इन शॉर्ट में करना, लेकिन इन शॉर्ट में भी इस तरह से करना कि गद्य की या रचना की मेन, मुख्य, महत्वपूर्ण बातें सब उसमें आ जाएं, वही सार लेखन होता है। बच्चों, सार लेखन में क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? सार लेखन लिखते समय महत्वपूर्ण बातें कौन सी होनी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सार लेखन को संक्षेपीकरण भी कहते हैं। संक्षेपीकरण मतलब इन शॉर्ट में कोई बात कहना, क्योंकि गद्यांश या कोई भी खंड या अंश या कोई रचना वो तो डिटेल में होती है और इसको हम इन शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में भी इस प्रकार बताते हैं कि मुख्य सब बातें, सब मुख्य महत्वपूर्ण बातें उस सार लेखन में आ जाएं। आगे देखते हैं कि सार लेखन को संक्षेपीकरण भी यानी कि इन शॉर्ट में करना है ना, संक्षेपीकरण भी कहते हैं सार लेखन को, क्योंकि इन शॉर्ट में कर देते हैं। आगे देखिए, संक्षेपीकरण का अर्थ क्या है? समेटना। जो इतना वाइड होता है उसको समेट दिया, कम शब्दों में पूरी बात कह देना ही सार लेखन है, उसी को उन्होंने समेटना कहा है। ओके, आगे देखते हैं कि सार संक्षेपण के मुख्य बिंदु या सार लेखन के मुख्य बिंदु, सार लेखन या सार संक्षेपण। ओके, इसके मुख्य बिंदु संक्षेपण के साथ आप बच्चों लेखन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेखन, सार लेखन या सार संक्षेपण के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु मतलब मेन पॉइंट। ओके, क्या है कि किसी भी खंड यानी कि
गद्यांश, ओके, खंड यानी गद्यांश या अंश या कोई भी रचना का सार लिखने से पूर्व, कि उसकी महत्वपूर्ण बातें, उसका सार लिखने से पूर्व हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो बातें यहाँ पर हैं। इस प्रकार से कि किसी भी खंड गद्यांश का सार लिखने से पूर्व निम्न बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अंश को यानी कि गद्यांश को या रचना को कई बार पढ़ा जाए। पढ़ेंगे बार बार तो हमारे समझ में आएगा। क्यों पढ़ रहे हैं बार बार? पढ़ने से बार बार हमें समझ में आएगा कि किस टॉपिक पे, किस विषय पे सार लेखन किया गया है। कई बार इसमें टाइटल भी, शीर्षक, टॉपिक भी पूछ लिया जाता है कि इस गद्यांश का टॉपिक क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक किससे निकलेगा? जो मेन बात कही गई है। इसलिए बार बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस टॉपिक पे लेकर बात की गई है और क्या लेखक कहना चाह रहा है। फिर से देख लें लाइन को कि अंश को कई बार पढ़ा जाए और समझा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, अंश यानी कि गद्यांश या रचना। दूसरा पॉइंट है दिए गए अंश या गद्यांश या रचना का 1/3 सार संक्षेप होता है या सार लेखन होता है, यानी कि 1/3, क्योंकि वो वाइड है, डिटेल में है, इसको हमें शॉर्ट करना है और मेन बातें लेनी है, उसके अंदर महत्वपूर्ण बातें लेनी है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 1/3, 1/3 हो जाएगा, यानी कि इतने कम शब्दों में हमें बताना है। कि दोबारा से फिर से देख लें, दिए गए अंश का 1/3 सार संक्षेप होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, मूल भाव, यानी कि जो मेन बात कही गई है, मेन तो वही है कि मूल भाव अथवा केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया, ओके, छूटने ना पाए, बिल्कुल भी ना छूटे। जिस वजह से सार लेखन लिखा जा रहा है, मेन पॉइंट तो यही है कि केंद्रीय भाव ना छूटे, जो बात कहना चाह रहे हैं लेखक, जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से वो गद्यांश लिखा गया है, वो उद्देश्य ना छूटे, वो केंद्रीय भाव, वह मूल भाव बिल्कुल भी ना छूटे। ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया? थर्ड पॉइंट हो गया। ये भी ध्यान देने योग्य एक पॉइंट है, बात है। चौथा पॉइंट देखते हैं कि भाषा में मौलिकता एवं सरलता होनी चाहिए। मौलिकता, अपने नए अच्छे शब्द होने चाहिए, और सरलता इतनी सरल हो कि पढ़ने वाला समझ जाए क्या हम कहना चाह रहे हैं, हमने सार संक्षेप में क्या बताया है, हमने इसका क्या सार निकाला है, इसका क्या निचोड़ निकाला है। जो भी कोई गद्य खंड है तो हमने इसका क्या सार, ये क्या निचोड़ निकाला है, पढ़ने वाला हमारी सरल भाषा से समझ जाए। आइए बच्चों, अब हम सार लेखन को उदाहरण के यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हैं। आइए देखते हैं, लुक एट द बोर्ड कि निम्नलिखित गद्यांश का सार संक्षेपण लिखिए, सार लेखन लिखिए। क्या गद्यांश से पढ़ते हैं? गाय हमारी माता है, गाय का पौराणिक महत्व है, यह अत्यंत उपयोगी पशु है। उपयोगी यानी यूजफुल, पौराणिक यानी कि धार्मिक, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। हिंदू परिवार में, इसमें हिंदू परिवार में गाय की उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन अनिवार्य है, कंपलसरी है, यानी कि जिस घर में गाय होती है वो बड़ा भाग्यशाली घर माना जाता है, सौभाग्यशाली, भाग्यवान घर माना जाता है। अब तो बच्चों, पहले ज़माने में हर घर में गाय होती थी, है ना। अब गाय सब नहीं रख पाते क्योंकि जगह की भी कमी है और समय की भी कमी है और काम की करने वालों की भी कमी है। लेकिन पुराने भारत में, पुराने समय में भारत में हर घर में गाय होती थी, तो क्योंकि उसका महत्व बहुत ज़्यादा है इसलिए हर घर में होती थी। देखो उसकी क्या क्या उपयोगिता है, देखते हैं कि हिंदू परिवार में गाय की उपस्थिति अनिवार्य है। वह अमृत के समान पौष्टिक दूध देती है। अमृत के समान कैसे? कि दूध जो है एक बैलेंस फूड है, संतुलित आहार है, उसको दूध को पी लेने से भर से हमें सारी विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, क्योंकि दूध को बैलेंस्ड फूड कहा गया है। दूध से दही भी जमती है, घी भी बनता है, क्रीम भी बनती है, तो एक अमृत के समान क्या है, वो पौष्टिक दूध देती है। क्या कहते हैं, फिर से देखें कि वह अमृत के समान पौष्टिक दूध देती है। हर लाइन को समझते चलो, तभी तो हम इसका सार लिख पाएंगे, मेन बात लिख पाएंगे। अच्छा देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बछड़े खेत जोतते हैं, ये जोतते, उसके बछड़े खेत जोतते हैं। खेत जोतना
अब तो ट्रैक्टर वगैरह है बच्चों, ट्रैक्टर से खेत जोत लेते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ही उन्नति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन पहले क्या था, गाय का बछड़ा ही जो है खेत जोतता था, हल में उसको लगाते थे और वो खेत को जोतता था। जोतना मतलब तैयार करना खेत को बीज उगाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बछड़े खेत जोतते हैं, गोबर, खाद, ईंधन घर लीपने के कार्य में आता है। गोबर किस किस काम में आता है? देखो, खाद के रूप में, ईंधन के और घर लीपने के। पहले गांवों में कच्चे घर होते थे, अब तो गांवों में भी कच्चे घर नहीं है, तो मिट्टी का फर्श होता था, तो उसके लीपना मतलब पोंछा फेरना गोबर का, तो उसको लीपने में गोबर काम आता था। और किस काम आता था? ईंधन में कैसे? इसके उपले थापे जाते थे। उपले यानी कि गोश्त से बोल लेंगे, यहाँ की भाषा में उपले गोश्त से है ना, उसके इससे गोबर से। और क्या एक उपयोग और है ईंधन के रूप में? क्यों? बायोगैस, गोबर गैस जो बनेगी उसको गैस भी बनेगी गोबर से। ओके, वो भी जैसे एलपीजी गैस है, इसी तरह से काम में आती है। तो गोबर की कितनी हर चीज़, गाय की हर चीज़ यूज़फुल है। ये भी मेन पॉइंट नोटेड है बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर से देखिए, ये गोबर, खाद पौधों में खाद डालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो गोबर खाद के भी काम आता है। ईंधन वही जलाने की है ना, ईंधन के काम भी आता है। गोबर गैस बनती है इससे। घर लीपने के, मैंने बता दिया, पहले पोछा लीप के लगता था, कि कार्य में आता है। गाय को गोधन क्यों कहते हैं? गोधन गाय रूपी धन है, वो सब धन ही धन भरा पड़ा है गाय के अंदर। उसकी गोबर तक यूज़फुल है। होता है किसी का गोबर यूज़फुल, पर गाय का है। गाय, भैंस, इनका वैसे गाय का मेन है, ये बहुत कीटाणुनाशक होता है, इससे बहुत बैक्टीरिया खत्म होते हैं गाय के गोबर से। तो इसलिए गोधन की उपाधि दी गई है कि जिसका दूध, घी, गोबर हर चीज़ काम में आ रही है, जो वो देती हैं, फिर प्रेम से देती हैं, वो यूज़फुल है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गोधन। गाय को क्या कहा जाता है? गाय रूपी धन, गाय का धन। आगे देखते हैं कि संज्ञा दी गई, संज्ञा मतलब नाम दिया गया है। गाय का धन या गाय रूपी धन की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, इसका मूत्र, देखो ये बात आ गई, इसका मूत्र इन अनेक औषधियों में, औषधि मतलब दवाइयों में काम आता है। गोमूत्र कहते हैं उसको। इसका मूत्र अनेक औषधियों में काम आता है, इतनी पवित्र होती है गाय माता। आगे देखते हैं, किसी भी पूजन में इसके गोबर से गौरी बनाई जाती है। ओके, गौरी जैसे हम सांझी लगाते हैं, पहले गोबर लगाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी की बनाई हुई सांझी लगाएंगे, है ना, वही बात आ गई। या कहीं छठी वगैरह पुछती है तो गोबर की बेमाता बोलते हैं, वो बनती हैं। कहने का मतलब है किसी भी पूजन में स्वास्तिक गोबर से बनाएंगे, है ना, किसी भी पूजन में गोबर जरूर लगता है, काम आता है। तो देखो, किसी भी पूजन में इसके गोबर से गौरी बनाई जाती हैं, गौरी माता बनाई जाती हैं, जिसे कलश कि पार्श्व में स्थापित किया जाता है। कलश मतलब लोटा हो, कलश हो, उसके पार्श्व मतलब पीछे। पार्श्व का क्या अर्थ है? पीछे। कि इसके गोबर से गौरी बनाई जाती है, जिसे कलश के पार्श्व में स्थापित किया जाता है। श्वेत क्रांति की सफलता में गाय का प्रमुख स्थान है। इन्हें गौ माता भी कहते हैं, गौ माता भी कहते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि श्वेत क्रांति जो चलाई थी वर्गीस कुरियन जी ने चलाई थी बच्चों। तो जैसे अमूल का दूध वगैरह आ रहा है, पहले इस तरह से नहीं आता था, तो वर्गीस कुरियन जी ने श्वेत क्रांति के वो जन्मदाता थे। ओके, तो श्वेत क्रांति में क्या था? दूध की उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो वही बात, किससे दूध बढ़ेगा? दूध कौन देता है? गाय देती है। तो श्वेत क्रांति में क्या है? दूध के उत्पादन को बढ़ाने पर बल है, जोर है। तो श्वेत क्रांति की सफलता में गाय का प्रमुख स्थान है। इन्हें गौ माता भी कहते हैं, गौ माता भी कहते हैं, गौधन भी कहते हैं। ओके बच्चों, आज आपका इस सार संक्षेपण का पूरा होता है। इसका अभी ये हमने देखा, अब इसका हम सार निकालेंगे बच्चों। अभी तो हमने पहला पढ़ा है, अब इसका हम सार निकालेंगे। ओके, आइए बच्चों, जो पैरा हमने, जो गद्यांश हमने पढ़ा था, अब उसका हम सार लेखन करते हैं, लिखते हैं या निकालते हैं। उसका सार लेखन लिखते हैं। आइए देखिए, सार लेखन क्या था? जो बात उसमें बताई गई थी, मेन बात हम उसमें से ले लेंगे। यही तो होता है सार लेखन, महत्वपूर्ण बातें लेंगे, केंद्रीय भाव, मूल भाव, सेंट्रल आइडिया छूटने ना पाए। और क्या था? कम शब्दों में हो, क्योंकि उसमें कहा था ना, सार लेखन जो है
गद्यांश का, किसी भी खंड का, रचना का 1/3 भाग होता है, क्योंकि ज़्यादा में करेंगे तो उसमें रोचकता नहीं रहेगी, पढ़ने वालों को बोरियत लगेगी। क्योंकि पहले नज़र में सब लोग ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ के जान लें इसके बारे में क्या बताया गया है। तो सार लेखन ऐसा हो, रोचक हो, स्पष्ट हो कि जिसको पढ़ते ही पूरे गद्य का अर्थ, पूरे गद्य का भाव समझ में आ जाए। आइए देखते हैं क्या था उसमें। मेन बातें कौन सी छाटी मैंने जो बताई थी बच्चों, वही निकलते आएंगी। देखना कि पौराणिक महत्व रखने वाली गाय हमारी माता है। पौराणिक महत्व रखने वाली गाय हमारी माता है। माता की उपाधि दे रखी है हमने। यह हमारी, क्योंकि माता भी तो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसी गाय माता करती है। देखो, यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी पशु है। उपयोगी तो है, यूजफुल है, जिसकी हर चीज़ यूज में हो रही है तो वो उपयोगी पशु है। आगे देखो क्या क्या जो मैंने बताया था वही बात आगे देखो, वही हमने हाईलाइट किया था कि इसका दूध, यानी कि दूध, बछड़े हल जोतने में, गोबर है ना लीपने में, और क्या किसमें, ईंधन में, गोबर गैस में, गोबर प्लांट में, गोबर गैस प्लांट में, मूत्र, सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। मूत्र औषधि के रूप में काम आता है। तो जो हमने पढ़ी थी मेन बात एकदम निकाल ली, मेन बात निकाल कर उसको एक जगह रख दिया, संक्षेपण कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया, इन शॉर्ट कर दिया। आगे देखते हैं कि इसका दूध, यानी दूध, बछड़े, गोबर, मूत्र सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। श्वेत क्रांति की सफलता, श्वेत क्रांति मैंने बताई थी क्या थी कि उसमें दुग्ध के उत्पादन पर, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया गया था। किसमें? श्वेत क्रांति में। तो वही देखते हैं, देखो कि श्वेत क्रांति की सफलता अच्छी नस्ल की गायों से ही संभव है। क्यों? अच्छी नस्ल की गाय होंगी तो दूध भी अधिक देंगी, तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, और यही श्वेत क्रांति का उद्देश्य है, पर्पज है ना। तो किस लिए, क्या है इसमें श्वेत क्रांति में इसका योगदान? ये श्वेत क्रांति की सफलता अच्छी नस्ल की गायों से ही संभव है। आगे देखते हैं। अब देखें कि जो मेन बात थी वो बता दी है मैंने, ये मेन बात आ गई थी। अब फिर से समझ लिए वो क्या पॉइंट बता रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का 1/3 भाग सार संक्षेपण में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। ये मेन बात नोटिस है, बच्चे नोट कर लेनी बात है कि बच्चों नोट करने की बात है ये कि उपयुक्त गद्यांश का 1/3 भाग है ना, 1/3 भाग सार संक्षेपण में या सार लेखन में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, या इस प्रकार बताया गया है, या इस प्रकार लिखा गया है ताकि रोचकता यानी कि इंटरेस्ट एवं स्पष्टता और क्लियरिटी है ना के साथ संपूर्ण सार समझ में आ सके। संपूर्ण सार मतलब संपूर्ण बात, उसका मूल भाव, केंद्रीय भाव समझ में आ सके। रोचकता, अगर रोचकता नहीं होगी तो बोरियत होगी, पढ़ने वाला पहले छोड़ देगा। स्पष्टता नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी कोई बात तो तब भी उसको छोड़ देंगे। तो रोचकता एवं स्पष्टता के साथ है ना इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है ताकि रोचकता एवं स्पष्टता के साथ संपूर्ण सार, पूरी बात, सार मतलब पूरी बात जो उसमें कही गई है समझ में आ सके। बच्चों अब इसकी मैं आपको 2-3 सार लेखन के लिए दूंगी आपके होमवर्क में, वर्कशीट में और बुक एक्सरसाइज में। आपको वो कर लेने अपनी नोटबुक में, और अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। ओके, आज आपका सार लेखन का चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।